मैं कम आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आप शिक्षक हैं? जी सर। अच्छा, अपने जिले से शिक्षक सम्मान पाने वाले 3 शिक्षकों के नाम बताओ। सर 3 शिक्षक याद नहीं है। एक श्रीमान रामोतार जी चौधरी है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था सर। कब मिला था? सर उनका वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन 2010 से पहले मिला था सर। शिक्षकों को क्यों पुरस्कार दिए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? हम मानते हैं कि सर शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है, तो समाज में और देश के विकास में और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तैयार करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित रूप से सम्मान के योग्य है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार देना भी चाहिए। ठीक है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। जी सर। इस निर्माण प्रक्रिया में और किन किन संस्थाओं का सहयोग होता है वो बताइए। सर राष्ट्र निर्माण में जो अवाम देश की है उसका पूर्णतः योगदान रहता है। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो शोध संस्थाएं हैं, तकनीकी संस्थाएं हैं, जो रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटीज जो एनजीओ है, वो सबका योगदान है। अवाम किस भाषा का शब्द है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये फारसी ऐसे शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू के बारे में जानकारी है आपको? आपने अवाम इतना अच्छे ढंग से बोला तो मुझे लगा कि आपकी शायद रुचि है। उर्दू का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पारसी भाषा जब आई तो यहाँ की जो खड़ी बोली है, जो हिंदी के जो देसी भाषा के मेल से उर्दू का जन्म हुआ था सर। ठीक है, आपने इतिहास में एमए किया है हाल ही में। जी सर। इसका इसका उद्देश्य क्या था? सर पहले तो मैं लगातार सिविल सर्विसेज में जो आरएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी पढ़नी चाहिए, तो इतिहास में मेरी रुचि थी। तो फिर मैंने नॉन कॉलेज के रूम में विभाग से अनुमति लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। आपका इतिहास बोध क्या कहता है कि अब क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? पिछले किसी बात से कनेक्ट करते हुए बताइए, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसलिए क्या ऐसे कैसे हालात इससे पहले भी इतिहास में कभी हुए हैं? जी सर, अगर विभिन्न देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ते हैं और अगर शांति की प्रक्रियाएं और जो डायलॉग्स नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से युद्ध की तरफ देश बढ़ते हैं। ये तो आदर्श बात हुई कि जब भी ऐसा होता है तो होता है। जी सर। तो अभी जो हालात हैं इनमें व्यावहारिक रूप से बताइए कि क्या पहले कभी इस तरह के हालात रहे हैं जिससे कि मतलब विश्व युद्ध हुआ और अब दोबारा से वही हालात बन रहे हैं? अभी जो हालात है सर वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इशारा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी विश्व को कई टुकड़ों में बांट रहे हैं और फिर भी कई एजेंसियां ऐसे पहले की बजाय अब प्रभावी रूप से काम कर रही है सर। अच्छा, यरूशलेम का विवाद क्या है? सर यरूशलेम 3 जो प्रमुख धर्म है विश्व में, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों का ही धार्मिक स्थल है और मान्यता है लोगों में। तो इसको लेकर अभी तो इजराइल का नियंत्रण है और साथ में ही जो फिलिस्तीन की जो अल-अक्सा मस्जिद है, तो ये तीनों ही धर्मों का जो स्थान है, तो इनको तीनों धर्मों को लेकर अलग अलग देशों में विवाद है। ठीक है, आपके विभाग में एक माँ बाड़ी का कॉन्सेप्ट है। जी सर। वो क्या है? सर जनजाति क्षेत्र में छोटे बच्चों को, जैसे 0 से 6 का है वैसे कॉन्सेप्ट, तो लेकिन 3 से 6 की शिक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए सरकार जो बांसवाड़ा जो जनजाति बहुल क्षेत्र है उनमें सिर्फ वहीं पे है और कहीं नहीं है? सर दूसरी जगह भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ दूसरी जगह नंदगढ़ और आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से है। ठीक है सर। आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, श्री अरविंद के बारे में आप क्या जानते हैं? उनकी कोई किताबें, उनके दर्शन, उसके बारे में कुछ बता सकते? सॉरी सर। धर्म के मामले में डॉक्टर राधाकृष्णन के क्या विचार थे? काफ़ी अच्छे विचार थे। अगर उनके विचारों को अपना लिया जाए तो दुनिया में आधी से ज़्यादा धार्मिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, राधाकृष्णन जी सभी धर्मों के समन्वय पर बल देते थे सर। ठीक है, भगवान बुद्ध की ऐसी कोई शिक्षाएं बताएं, 2 शिक्षाएं बताएं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने उस काल में थी। सर उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और साथ में ही उन्होंने जो मध्यम मार्ग की जो शिक्षा दी, तो आज की स्थिति में जो भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच में जो संघर्ष है और जो टकराव उत्पन्न हो रहे हैं, हम मध्यम मार्ग अपना के जीवन को संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध एक समाज सुधारक थे या धर्म प्रचारक थे? सर वैसे तो उन्हें मुख्यतः बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन उन्होंने धर्म के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया, तो समाज सुधारक भी थे और एक नए धर्म की स्थापना में उनका योगदान था। क्या भगवान बुद्ध ने
नए धर्म की स्थापना की थी? सर उन्हें बुद्ध धर्म का प्रवर्तक तो माना जाता है सर। होयसाल वंश करके एक जो है राजवंश रहा है भारतीय इतिहास में। सॉरी सर। होयसल वंश, होयसल नाम सुना? सर मैंने कर्नाटक में था ये सर। ठीक है, अभी वर्तमान में क्यों चर्चा में है? सर ये जो राजवंश था इसकी स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण थी, तो हाल ही में होयसल जो इनका टेम्पल है उसको यूनेस्को में हेरिटेज सूची में शामिल किया गया सर। क्या नाम है इनकी स्थापत्य शैली का? सर इन्हीं के नाम से हैं सर, होयसल स्थापत्य शैली, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और कौन कौन सी स्थापत्य शैलियाँ भारत में? सर जैसे उत्तर भारत में, जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, और जैसे खजुराहो की शैली है, नागर शैली है। और ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट जो है यहाँ कह रहा हूँ, महात्मा गांधी नहीं होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस पे? सर अगर केवल महात्मा गांधी जी पर ही हम सोचें तो महात्मा गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसको जन आंदोलन में बदल दिया था, और अहिंसा के पथ पे चल के आज़ादी में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस स्टेटमेंट पे सोचे कि नहीं होते तब भी भारत में जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार हुए उसके बाद लगातार जागरूकता आई थी, और विदेशी दासता से हम मुक्त जरूर होते लेकिन समय लग सकता था सर, और उसका तरीका अलग हो सकता था। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? माहिसागर बजाज। राजस्थान की ऐसी कोई नदियाँ बताएं जो उत्तर की तरफ बहती है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली कोई भी एक दो नदियों के नाम बताएं। सर कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन वो तो उत्तर में जाके वापस दक्षिण में चली जाती है, जैसे माही और चंबल, जिनका प्रवेश द्वार दक्षिण से माना जाता है सर। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपका जो क्षेत्र है दूदू वाले एरिया से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण मेलों का आयोजन होता है? इस एरिया के अंदर कोई मेले वगैरह आयोजित होते हैं? जी सर, स्थानीय मेले तो प्रत्येक गांव में और कस्बे में आयोजित होते कोई हैं। ऐसे फेमस कुछ कोई उस एरिया के अंदर? जैसे खेड़ा का बालाजी का नवरात्रा का मेला लगता है सर, और ऐसे बड़ा मेला जो दूदू के तीनों। सर रिसेंटली एशियन गेम्स हुए थे, है ना, उसमें भारत ने कितने मेडल हासिल किए थे? सर भारत ने 107 मेडल हासिल किए हैं। भारत की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से अगर देखें तो काफ़ी बेहतर रही है इस बार। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़े, और जो खेलों के प्रति जो नई नीतियां जिसमें आम जनता भी खेलों में भाग ले। और ऐसे क्या सरकार ने प्रयास किए, कुछ बताएंगे? जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स से, और जैसे खेलो इंडिया गेम्स। ये तो पहले भी था, यूनिवर्सिटी गेम्स तो पहले भी होते थे। सर इनमें जो ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, जैसे नए स्टेडियम बनाना, और कुछ जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको विदेश में अच्छी ट्रेनिंग्स दिलाना। इसका भारत में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है? सर इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है सर। मिनिस्ट्री के अधीन मिनिस्ट्री तो अभी बनाई गई रिसेंटली, क्या नाम है मिनिस्ट्री का? खेल एवं युवा मंत्रालय। युवा मामले मंत्रालय। आप दूदू से आते हैं, दूदू को रिसेंटली नया जिला बनाया गया, जी सर, है ना। आप मेरे को बताएं कि दूदू को नया जिला बनाने से क्या नुकसान आपको लगते हैं कि ये हमारे को नुकसान हो गया? एक तो सर अगर व्यक्तिगत माने तो जो जयपुर जिले में जो निवासी थे उनकी पहचान एक कैपिटल के वो यहाँ थे जयपुर में। दूसरी ये है कि रेवेन्यू के जो स्रोत, आय के स्रोत दूदू के कम है सर। और तीसरा जो नुकसान है हम माने तो ये है कि वो छोटा जिला है सर, तो प्रशासन के जो प्रयोग हैं तो वो इतने नवाचार नहीं हो सकते। कानून व्यवस्था जरूर बेहतर होगी लेकिन नवाचार की संभावना कम। ठीक है सर। आपने सर को बताया कि एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। जी सर। आप इतने महान कार्य को छोड़ करके बाकी दूसरे कामों में क्यों लगना चाहते हैं? इतना ऑलरेडी आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर। फिर आप उस इतने अच्छे काम को, और आप तो उसमें भी राष्ट्र निर्माताओं में भी जो हमारी नींव है प्राथमिक शिक्षा, जी सर, उसमें अपना योगदान दे रहे, फिर इतने महान काम को छोड़ करके आप क्यों दूसरी जगह जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन मैं मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से सोचता हूँ कि 8 साल मैंने शिक्षा में काम किया और जो मैं बेहतर कर सकता था मैंने किया।
तो मुझे हो सकता है कि आरएस में जाने के बाद कुछ क्षेत्र ऐसे भी मिले जहाँ मुझे समाज के लिए काम करना पड़े, अच्छा लगेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि हो सकता है कि आरएस में मुझे शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे चैलेंज मिले, अच्छे काम मिले, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में और काम कर सकता हूँ सर। मतलब राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान आपने दे चुके, अब जो है वो आप दूसरे काम करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल टीचर पर पद पर रहते हुए केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है, दूसरे क्षेत्रों में भी जाके वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो क्या शिक्षा के अलावा, शिक्षक के अलावा दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? जी सर, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। शिक्षक का यही कम है। किसका होता है? कुछ ऐसे सेक्टर बता सकते हैं जो राष्ट्र निर्माण में कम योगदान देते हैं और कुछ ज्यादा? शिक्षक तो ज्यादा देते हैं, कम कौन कौन देते हैं? सॉरी सर। तो भी थोड़े से नाम आपके दिमाग में आए हो कोई कि इनका योगदान कम है? जैसे सर कुछ लोग अगर केवल जीवन यापन के लिए ही काम करें और जैसे देश के जो भी बड़े कार्य हैं उनके प्रति निष्ठा नहीं रखें और समर्पित नहीं रहे, तो हो सकता है उनका योगदान कम रहेगा। क्या कोई भी राजनीतिक रूप से जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उसका विरोध करने वाले लोग हैं, वो राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं या फिर राष्ट्र निर्माण की प्रगति को रोकते हैं? अगर सरकार का विरोध वो स्वस्थ तरीके से करते हैं और सरकार की नीतियों में कोई कमियों की आलोचना करते हैं, उस आधार पर विरोध करते हैं, तो उनका बहुत बहुत योगदान है सर, क्योंकि उससे नीतियाँ सुधर कर ही वापस लागू होती है सर। बहुत बढ़िया। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? जी सर। और हिस्ट्री में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी सर। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी सर। आपने उम्मीद करते हैं इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आधुनिक इतिहास में 1900 से लेके 1950 का इतिहास अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जी सर। अब थोड़ी सी कल्पना शक्ति का उपयोग करके हमें ये बताएं कि 1925 से 1975 के बीच आगामी जो 50 वर्ष होंगे उनके बीच में ये जो हमारा 1900 से 1950 वाला इतिहास है अपने आप को कैसे दोहराएगा? जैसे सर उसे जो आपने पूछा उसमें कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, तो जो कुरीतियाँ थी उनका दूर करने का प्रयास किया गया। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कुरीतियाँ जैसे समाज में प्रवेश कर रही है, तो आगे हो सकता है कि वैसे ही सामाजिक सुधार आंदोलन वापस हो। कुछ एक आध उदाहरण दे पाएंगे कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है? जैसे सर महिलाओं के मामले में पहले कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी, और अभी जो मैं समाज में देख रहा हूँ एक आटा साटा की जो प्रथा चल रही है वो वास्तव में कुप्रथा है सर। हो सकता है कि 10 या 20 साल में उसके खिलाफ आंदोलन हो और उसको समाज से हटाने के प्रयास किए जाए सर। बहुत बढ़िया। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत कर रही है। जी सर। और अक्सर समाज के बड़े बुजुर्ग लोग ये कह रहे हैं कि इन सोशल मीडिया मोबाइल फोन ने हमारे यूथ या यंग जो लोग हैं उनमें एथिकल वैल्यू बहुत कम कर दी है, उनमें नैतिकता की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई है, हम पाश्चात्यकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके क्या विचार है? सर सोशल मीडिया से ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है, पाश्चात्यकरण के मूल्य अपनी संस्कृति में आए हैं, और अगर हम समय से ज़्यादा अगर इसका उपयोग करते हैं तो ये दिमाग की जो सोचने की क्षमता है, एक दूसरे से जो बातचीत का जो सामंजस्य है उसको कम करता है, और जो हमारे पहले से चले आ रहे जो रीति रिवाज है, मूल्य है, उनमें कमी तो आई है सर। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो जो है वो वैल्यू लेस हो जाएगी या उनमें जो नैतिक मूल्य है उनमें कमी हो जाएगी, मतलब समाज पतन की ओर जा रहा है? अगर सोशल मीडिया का स्वस्थ उपयोग हो, जैसे इसमें जैसे फेक न्यूज, अगर मगर नहीं, हमने बिल्कुल सर्टेन बात की है कि सोशल मीडिया से आपने ये माना है कि नैतिक मूल्यों में कमी आई है, तो मतलब नैतिकता का पतन हो रहा है, तो यही जो जनरेशन है वो आगे हमारी लीडर बनेगी, तो मतलब हमारा समाज नैतिक मूल्यों के रूप पे जो वो डिप्राइव्ड हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी। पूरी तरह तो नहीं होगा, क्योंकि देश में भी कई सिविल सोसाइटी, सरकार और जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं वो नैतिक मूल्यों के लिए काम कर रही है, तो लेकिन फिर भी जो वैश्विक स्तर पर जो मूल्य बने हुए हैं या फिर पाश्चात्य देशों के मूल्य हैं उनको तो सर जरूर अपनाएगी नई पीढ़ी। ओके, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और भारत जो है एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। जी सर। और हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से बेरोजगारी आज के दिन एक समस्या है। जी सर। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। हमने पूरी तरीके से ये मान लिया है कि एजुकेट करके ही रोजगार पाया जा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कौन सी कमियां हैं जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पा रही या रोजगार लायक बना नहीं पा रही है उनको?
पहली तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षा दे रही है सरकार, ये जो सिस्टम, उसमें ये कमी है कि उसमें उद्यमशीलता जो होनी चाहिए व्यक्ति में कि आगे बढ़कर काम करने की, उसकी कमी है। और दूसरी ये है कि जो पहले से ही प्लांट जो नौकरियां हैं उन्हीं के प्रति व्यक्ति आकर्षित है, नई नौकरियां इजाद नहीं हो पा रही सर, ये प्रमुख कारण है। तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी सर। उद्यमशीलता, जी सर। वो व्यक्ति के अंदर होती है, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उसमें पैदा की जा सकती सर ये एक ऐसी क्षमता है जो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर भी होती है, लेकिन अगर उसको अच्छा माहौल और ट्रेनिंग्स दी जाए और अवसर दिए जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से बाहर निकल के आती है, ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है? है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जी सर। सिर्फ हाँ या ना में आपका एक चॉइस को चूज करना आपको। हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जी सर। वो आपके सामने 3 बिल रखती है, राइट टू हेल्थ, जी राइट सर। टू एजुकेशन, जी सर। राइट टू एम्प्लॉयमेंट। आपकी नज़र में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? जी सर, राइट टू एजुकेशन को। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।